दिख रहा है? यस सर। यस सर। एक और इधर डिजाइन का मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था लास्ट टाइम, डॉस का लेक्चर नंबर 8, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? ये वाला, when the size of beam is not given, sorry is given, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था? सबसे पहले आप जो है बेंडिंग मोमेंट पता करते हैं, उसके बाद लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट पता करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर लेस देन आता है, BMU इज लेस देन MU लिमिटिंग, तो ये अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन होता है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि ये दो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप कैलकुलेशन करेंगे। कौन कौन से? यहाँ से XU फाइंड करेंगे और ये XU जब यहाँ आ जाएगा तो एरिया ऑफ स्टील फाइंड करेंगे। ऐसा ही करेंगे? यस सर। है ना? इसका दूसरा तरीका एक और है कि अगर आप यहाँ ये वाली XU के लिए ये वाली इक्वेशन का ना इस्तेमाल करके आप क्या करें कि आप जो है वो इस वाली इक्वेशन में XU की एग्जैक्ट वैल्यू रख दीजिए। रख सकते हैं क्या भाई? आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी है, चाहे यहां करिए चाहे यहां करिए। तो हम XU की जगह अगर हम ये रख दें 0.87 FI into AST अपॉन 0.36 FCK into B, ये पुट किया जा सकता है यहाँ पर XU की जगह? यस सर। तो ये AST में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी सर। तो AST यहां से सॉल्व हो जाएगा क्या? बताइए। यस सर, हो जाएगा सर। हाँ, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके क्वेश्चन दोनों तरीके से करते हैं। मतलब पहले आप इस फॉर्मूला से XU को कैलकुलेट करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर भी XU में बनी हुई है, तो चाहे तो आप इस फॉर्मूला से XU कैलकुलेट करिए, या फिर दूसरा तरीका ये है कि बिना XU कैलकुलेट किए यहाँ पर जो है वो आप जो है XU की वैल्यू पुट कर दीजिए। कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन वाले फॉर्मूला से जो XU निकल के आता है वो रख दीजिए यहाँ पर, और जैसे ही रखेंगे तो ये AST में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी उसको सॉल्व करेंगे तो AST की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम किसके न्यूमेरिकल किए थे? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मोमेंट कर रहे थे ना हम लोग? यस सर। है ना? अभी क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के अलावा वो हमसे लोड कैरिंग कैपेसिटी भी तो पूछ सकता है। यस सर, पूछ सकता है। यस है ना? तो उसको भी हम देख लेते हैं एक क्वेश्चन को, है ना? वैसे तो मोमेंट के क्वेश्चन लगभग हो गए हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है हमने सीख लिया है, लेकिन अगर हम वो हमसे मोमेंट ना पूछ के लोड पूछ ले तो मोमेंट को किसके बराबर कर देंगे? WL²/8 के बराबर कर देंगे इन केस ऑफ यूडीएल। यस सर। और इन केस ऑफ पॉइंट लोड WL/4 के बराबर कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं ना? यस। है ना? तो वहां से लोड कैरिंग कैपेसिटी भी आ जाएगी। है कुछ नहीं, बस वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसको एक पॉइंट है जो देखना है कि एक मिनट, तो क्या करना है? An RCC beam 200 by 400 effective is reinforced with 316 mm diameter bars of Fe415 steel. Find the ultimate uniformly distributed load which the beam can carry safely over a span of 5 meter. Take M20 concrete. बोलिए, ये कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? यस सर, कर सकते हैं। यस सर। बीम दे रखा है, विड्थ दे रखा है आपको 200 और इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है 400। AST 3 of 16 mm diameter 3 bars, तो 3 into pi/4 16 स्क्वायर, यहाँ से एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। FCK आपको M20 के लिए दिया हुआ है 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और FY आपको फॉर Fe415 स्टील 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर दी हुई है। लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है आपको कितनी? 5 मीटर। 5 मीटर कैरी सेफली ओवर ए स्पैन ऑफ 5 मीटर। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं,
एक क्लियर स्पैन होता है, एक इफेक्टिव स्पैन होता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर इफेक्टिव स्पैन दिया हुआ है, क्योंकि कोई विड्थ ऑफ सपोर्ट वगैरह तो दे नहीं रखा है, क्या विड्थ ऑफ सपोर्ट वगैरह कुछ दे नहीं रखा है, तो हम मान के चलते हैं जो दिया हुआ है वो इफेक्टिव है। अगर आप यहाँ पर विड्थ ऑफ सपोर्ट जो बीम है उसी को उतना ही विड्थ ऑफ सपोर्ट कंसीडर कर, सपोज करिए 300 mm आपने कंसीडर किया, तब जो है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, 5.3। हाँ 5.3, इधर भी 0.15 और इधर भी 0.15, तो 5.3 आ जाएगा। ये आपके ऊपर है, आपके विवेक के ऊपर है, आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है कि ये वेदर इट इज इफेक्टिव स्पैन और क्लियर स्पैन, ठीक है, सिर्फ स्पैन दे रखा है, तो वहां कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बात बताइए कि करना क्या है हमें, सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा बोलिए, और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए तो वही प्रोसेस है, एक्सयू फाइंड करिए, एक्सयू मैक्सिमम फाइंड करिए लिमिटिंग, और दोनों को कंपेयर करिए और वहां से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करिए। तो सबसे पहले एक्सयू फाइंड किया, 151.2 आ जाएगा। यस सर। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक्सयू मैक्स आप फाइंड करिए, तो एक्सयू मैक्स कितना हो जाएगा 0.48 डी, और डी की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही है 400, तो ये एक्सयू मैक्स आ जाएगा, तो ये आया 192। दोनों में कौन सा ज्यादा है, एक्सयू मैक्स ज्यादा है। कौन सा सेक्शन हुआ, अंडर इनफोर्स। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, दोनों से निकाल सकते हैं, दोनों साइड से। यहाँ क्या लेना, मैंने टेंशन साइड का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है, 0.87 f by ast d minus 0.42 xu। यहाँ पर xu की वैल्यू है 151.2 और बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है, तो mu आ जाएगा हमारे पास 73.28 into 10⁶ न्यूटन mm। अब चूंकि किलो न्यूटन मीटर में चाहिए तो 73.28 हो जाएगा, हो गया। अब क्या पूछा है आपसे, अल्टीमेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, मतलब WU पूछा हुआ है, अल्टीमेट मतलब फैक्टर, तो WU पूछा हुआ है अगर, तो किसके बराबर कर देंगे, mu = WU L²/8 हो जाएगा। यस सर। तो ये कितना आ गया, WU यहां से आ गया 23.45 किलो न्यूटन पर मीटर, ये आंसर है। पर अगर क्वेश्चन में वो आपसे कह देता कि नहीं मुझे अल्टीमेट नहीं वर्किंग चाहिए, वर्किंग लोड चाहिए, तो वर्किंग लोड कैसे कैलकुलेट करोगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। ऑब्वियसली अगर फैक्टर लोड चाहिए होता है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करते हैं वर्किंग लोड, तो अगर वर्किंग लोड चाहिए तो फिर क्या होगा, डिवाइड करना होगा। हाँ, वर्किंग लोड को सेफ लोड भी बोलते हैं, वर्किंग लोड को और क्या बोलते हैं, सेफ लोड सर। तो अगर ये टर्म भी इस्तेमाल होगी तो भी फिर आपको ये फाइनल वर्किंग लोड ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। इतना बात कर लेंगे क्या, यस यस समझ में तो आया, यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लगभग हमने क्वेश्चन कर लिए, अभी हम डिजाइन पे जा रहे हैं। डिटरमाइन द एरिया ऑफ टेंसाइल रीइंफोर्समेंट रिक्वायर्ड फॉर अ singly reinforced simply supported beam of size this into this to resist a factored bending moment of 220 kilonewton meter. Use M20 concrete and Fe 500 grade of steel. ये क्वेश्चन कौन सा वाला है, डिजाइन में कौन सा वाला, when section is given और when section is not given। सेक्शन दिया हुआ है, जब सेक्शन दिया होता है तो फिर क्या करना होता है, आपको पता करना होता है कि सेक्शन कैसा है ना, और हम अंडर रीइंफोर्स ही डिजाइन कर पाते हैं सिंगली में। इसका मतलब अंडरस्टूड है, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सिंगली रीइंफोर्स बीम का ही आएगा और वो अंडर रीइंफोर्स ही होगा। चलिए फाइंड करते हैं कैसा है। तो B की वैल्यू आपको दे रखी है 300 और D की वैल्यू आपको 600 mm दे रखी है। MU आपको क्वेश्चन में गिवन है, देखिए लिखा हुआ है ना, टू रजिस्ट अ फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ है। यस सर, अल्टीमेट दिया हुआ है। अगर सपोज करिए लोड ना दिया जाता और वो कहता लाइव लोड इतना दिया हुआ है, तब क्या करते, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेते। लाइव लोड अगर दिया है तो सबसे पहले तो आपको सेल्फ वेट भी फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ सर, करना पड़ेगा। तो उस केस में सेक्शन आपको गिवन है, तो डेड लोड कितना हो जाएगा, 25 × 0.3 × 0.6। आ रहा है समझ में?
यस सर, यूनिट वेट में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए। वॉल्यूम से करते हैं, लेकिन पर मीटर में चाहिए होता है तो इसलिए एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 × 6 दे रखा है, 300 × 600, तो 0.3 × 0.6 कर देंगे और 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेड लोड आ जाएगा। डेड लोड को लाइव लोड में ऐड कर देंगे, जो भी लाइव लोड दे रखा होगा, ठीक है। और दोनों को ऐड करने के बाद उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फैक्टर्ड आ जाएगा। और उसके बाद मोमेंट निकालेंगे WL²/8 फॉर्मूला से, W × L²/8 से, और वहां से मोमेंट निकल के आ जाएगा। बोलिए, अगर ये मोमेंट आपको MU नहीं दिया होता तो ये प्रोसेस कर सकते थे? हाँ सर, कर सकते हैं सर, है ना। इसलिए मैं बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में नहीं जा रहा, मैं उन क्वेश्चंस की जो भी नए क्वेश्चंस वहां से अराइज हो सकते हैं वो केस डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। आप लोग ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हम पहली बार देख रहे हैं। अगर आपको मोमेंट डायरेक्टली नहीं देगा तो मोमेंट कैसे बनाना है ये हमें पता है। हमें अगर लाइव लोड दिया जाएगा तो हमें अंडरस्टूड है कि डेड लोड कैलकुलेट करेंगे, और डेड लोड कैलकुलेट करने के लिए आपको डेंसिटी इनटू एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं। डेड लोड आ गया, लाइव लोड आ गया, दोनों को टोटल लोड आ जाएगा ऐड करने पर। अगर फैक्टर्ड चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ फैक्टर्ड चाहिए, तो 1.5 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और उसके बाद WL²/8 फॉर्मूला से वहां स्पैन देना मैंडेटरी हो जाएगा, और तब जो है बेंडिंग मोमेंट आपका आ जाएगा। हो जाएगा क्या क्वेश्चन? यस सर, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग जो दिया हुआ है क्वेश्चन उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए, इस केस में क्या करते हैं? सबसे पहले तो इस केस में लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं या नहीं? क्योंकि कंपेयर तो उसी से ही होगा, अंडर रीइंफोर्स्ड और ओवर रीइंफोर्स्ड, है ना। तो सबसे पहले MU लिमिटिंग फाइंड करिए, और MU लिमिटिंग मैंने फाइंड किया RBD² से। RBD² से अगर मैंने फाइंड किया तो ये क्या हो जाएगा? R क्या होता है इस केस में? 0.36 FC के J × K। ये फॉर्मूला कुछ याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कि नहीं, मतलब यस सर, हो रहा है सर, हो रहा है सर। ठीक है, बताइए J की वैल्यू होती है 1 - 0.42 K, और K तो आपको पता ही है कितना है, Fe 500 0.46 0.46। तो यहाँ ये इस यहाँ पर वैल्यू रख के आपके पास MU लिमिटिंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? K की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, यहां से हमने K की वैल्यू फाइंड कर ली, ये वैल्यू आई है 0.46। K क्या होता है वो पता है, तो यहां से K की वैल्यू यहां रख देंगे तो यहाँ पे MU लिमिटिंग आ जाएगा। MU लिमिटिंग आता है 288.59 किलोन्यूटन मीटर, और हमें जो बेंडिंग मोमेंट दिया हुआ था, जिसके लिए डिजाइन करने के लिए बोला था, वो कितना दे रखा है? 220। तो कैसा सेक्शन हुआ ये? अंडर रीइंफोर्स होगा। हाँ, अंडर रीइंफोर्स, और सिंगली रीइंफोर्स बीम कह रहा है तो ये ऑब्वियस है कि अंडर रीइंफोर्स होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन को ऐसे डिजाइन कर सकता हूँ, MU = फॉर्मूला होता है 0.87 FI × AST। एरिया ऑफ ST नहीं पूछा हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर XU नोन नहीं है, तो XU का फॉर्मूला से यहाँ से वैल्यू रख दोगे? हाँ सर, रख देंगे। तो यहाँ से जब वैल्यू रख दोगे तो ये AST में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखिए यहाँ भी AST है और अंदर यहाँ पर भी AST है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई क्या? यस सर। तो इसको सॉल्व करने पर हमें एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड पता चल जाएगा कि कितना एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड है। जो मिनिमम वाला होगा वही सिलेक्ट करेंगे। यस सर। भाई दो रूट आएंगे, या तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, या फिर दोनों पॉजिटिव आएंगे, दोनों नेगेटिव आएंगे नहीं। तो जब दोनों पॉजिटिव आएंगे तो उसमें कौन सा वाला सेलेक्ट करेंगे? हमारे लिए कौन सा सही रहेगा? मिनिमम वाला सर। मिनिमम वाला। हम तो चाहेंगे कम से कम एरिया ऑफ स्टील लगे, नहीं? हाँ सर, अंडर रीइंफोर्स में कम ही रखते हैं। हाँ, तो ठीक है ना। तो यूजिंग, अच्छा यहाँ पर कितने mm की बार्स यूज कर सकते हैं? कितने? 20 mm की बार्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ बार्स आ जाएंगी? आ जाएगी। 3.73 बार्स आई हैं। हमने कितनी बार मान ली? 4। ठीक है। और जनरली देखिए ऐसे रखिए कि अगर 1000 से कम एरिया ऑफ स्टील आ रहा है ना तो 16 mm की बार यूज करिए। 1000 से 1500 के बीच में आ रहा है तो 20 mm बार इस्तेमाल करिए। इससे ऊपर आ रहा है तो 25 mm। आपका काम इतने में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। तो आपने क्या किया, 4 बार्स इस्तेमाल की, तो मैंने लिखा प्रोवाइड 4 20 mm 5 बार्स एज
टेंशन रीइंफोर्समेंट। तो प्रोवाइडेड एरिया कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बार आई थी 3.73 और मैंने प्रोवाइड की 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया बढ़ जाएगा। यस सर। यस सर। तो प्रोवाइडेड एरिया ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो प्रोवाइडेड एरिया मैंने फाइंड किया, ये आया 1256। तो ये बताइए ये इससे ज्यादा है या नहीं है? यस सर, ज्यादा है। और हमेशा प्रोवाइडेड एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील से ज्यादा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। यस सर। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरीके का हो गया डिजाइन का क्वेश्चन। ठीक है, आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, बोलिए। ठीक है, आप चाहें तो जो एरिया ऑफ स्टील है उसके लिए मिनिमम और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील के लिए भी चेक करके दिखा सकते हैं, क्योंकि जो एरिया ऑफ स्टील आया है वो मिनिमम से तो ज्यादा होना चाहिए किसी भी बार में, और बीम में, और मैक्सिमम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए या नहीं? यस सर। यस सर। तो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील और मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील कहां से पता करते हैं? कहां से पता करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ना आया था सर? नहीं, वो तो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड आ गया था, पर कोड ये कहता है कि किसी भी बीम में इतना एरिया ऑफ स्टील मिनिमम होना चाहिए और इतना मैक्सिमम होना चाहिए, यानी जो भी एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस रेंज के अंदर होना चाहिए। तो कहां से? हाँ नहीं, देखिए कोड का पेज नंबर 47 ओपन कीजिए। ओपन किया? यस सर, ओपन किए सर। एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, AST अपॉन BD इज इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। दिखा? हाँ सर, लिखा हुआ है सर। तो ये क्या लिखा हुआ है? एक्चुअली इसके पेज के पीछे जाएंगे तो लिखा है बीम्स में टेंशन रीइंफोर्समेंट, तो उसमें पहला पॉइंट है मिनिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो मिनिमम रीइंफोर्समेंट के लिए क्या फॉर्मूला है कि ये एरिया ऑफ स्टील जो है 0.85 FBD अपॉन FY से ज्यादा होना चाहिए। मिनिमम का मतलब तो यही हुआ ना कि जो एरिया ऑफ स्टील हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा जो आया है वो मिनिमम से तो ज्यादा होना चाहिए। तो AST यहाँ से B पता ही है, D पता है, FI पता है, तो यहाँ से मिनिमम आ जाएगा क्या? हाँ सर, आ जाएगा मिनिमम। तो चेक कर लो तो कि मतलब ये मिनिमम से ज्यादा है या नहीं है। चेक कर लेंगे सर। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है मैक्सिमम टेंशन रीइंफोर्समेंट। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रीइंफोर्समेंट शेल नॉट एक्सीड, कितना लिखा हुआ है? 0.04 BD। मतलब ये भी फाइंड हो जाएगा। हाँ सर, मैक्सिमम भी पता तो करेंगे। हमारा जो एरिया ऑफ स्टील है वो एक्चुअली क्या है, जब आपको डिजाइन का क्वेश्चन दिया है तो ये एरिया ऑफ स्टील यहाँ तक ठीक है, आपने बार का डाया बता दिया, लेकिन कभी कभी टीचर ज्यादा एक्सपेक्ट कर लेता है। जब पूरा क्वेश्चन वो देगा शियर और फ्लेक्चर मिला के, तो फिर जो है क्वेश्चन में आपको सारे चेक्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, और उन्हीं चेक्स में से एक चेक ये हो गया कि आपका जो एरिया ऑफ स्टील आया है आप उसे चेक तो करिए कि ये मिनिमम से ज्यादा है भी कि नहीं है और मैक्सिमम से कम है कि नहीं। अगर ये इस रेंज में नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये गलत है, ये भी तो हो सकता है। हाँ तो हाँ, तो ये चेक भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में मैंने ऐसा चेक परफॉर्म करके दिखाया है, ये आपके ऊपर है, और जैसा आपके पास टाइम है ना जी। मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट में ओवरऑल डेप्थ है ना, B into कैपिटल D। हाँ, कैपिटल D ओवरऑल। वो ओवरऑल डेप्थ लिखा हुआ है, B into कैप ओवरऑल डेप्थ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं क्वेश्चंस में किसी में बना रहा हूँ, किसी में नहीं बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन भी करके आओगे तो नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप चेक भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा, और मेरे हिसाब से RCC के पेपर में तो टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके पास कितना टाइम बच रहा है, उसी हिसाब से फिर उसको सॉल्व करना है। सर तो मैक्सिमम के लिए सर इसमें तो कवर को एज्यूम करना होगा सर? हाँ बिल्कुल करना होगा। ये मतलब कि कैपिटल D तब ना पता चलेगा सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैपिटल D तो आपको ये है, इसमें दिया हुआ नहीं, तो आप अज्यूम करिए।
ठीक है ठीक है? सर, तो 25 से मैं मतलब ले सकते हैं सर बीम के केस में? बीम के लिए हाँ, मिनिमम कवर बीम के लिए जो होता है नॉमिनल कवर वो 25 mm होता है। नॉमिनल समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर। मतलब उसमें मतलब उसे डाया भी ऐड करना पड़ेगा। वैसे तो उसमें डाया ऑफ स्ट्रप भी ऐड करना चाहिए कायदे से, तो है ना, लेकिन क्योंकि स्ट्रप वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, शेयर के लिए डिजाइन नहीं करना है, तो कहाँ से पता चलेगा स्ट्रप का एग्जैक्ट डाया? तो बेहतर है कि आप डाया ऑफ बस बार ही यूज कर लें, हाफ मतलब रेडियस, तो वहां से आपके पास इफेक्टिव कवर आ जाएगा और उसके बाद टोटल डेप्थ आ जाएगी। कर लेंगे क्या? कर तो लेंगे सर, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा वही। हाँ, लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए टाइम के हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट है, यहीं तक करना है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो इस तरीके के चेक आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन नेक्स्ट दे रखा है, एक आरसीसी बीम है, इट इज रिक्वायर्ड टू कैरी अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 25 किलोन्यूटन per meter inclusive of its self weight. The effective span of the beam is 8 meter. Design the beam for flexure only. Flexure only कहने का मतलब ये है कि जितना क्वेश्चन आपने पीछे किया था ना उतना ही डिजाइन करना है। अगर वो कह देगा फ्लेक्चर एंड शियर, तो फिर जो अगला चैप्टर भी पढ़ लेंगे वो भी डिजाइन करना पड़ेगा बीम के साथ। अगले चैप्टर में हम लोग शियर डिजाइन सीखेंगे, तो कभी कभी ऐसा कहता है कि क्वेश्चन को मर्ज कर देता है, वो कहता है फ्लेक्सर एंड शियर दोनों के लिए डिजाइन करिए, मतलब आप मेन रीइंफोर्समेंट भी डिजाइन करिए और जो शियर स्ट्रप्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी डिजाइन करिए। ठीक है, तो यहाँ तो क्वेश्चन में सिंपल है, फ्लेक्चर के लिए बोला हुआ यूज M30 कंक्रीट एंड Fe415 स्टील। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर। कैसा क्वेश्चन है? डिजाइन का कौन सा क्वेश्चन है ये सर? जिसमें नहीं दिया हुआ है सर, साइज नहीं दिया हुआ है सर। जिसमें साइज नहीं दिया हुआ है ना, तो इसमें जब साइज नहीं दिया हुआ है तो क्या वो खाली लाइव लोड दे सकता है क्या? नहीं सर। इसका मतलब क्या है, उसको लाइव लोड के साथ या तो हम फिर सेल्फ लोड अज्यूम करें और अज्यूम करने के बाद जो है मतलब चेक करें कि, और उसके बाद फिर देखें कि मतलब जो हमने अज्यूम किया था डेड लोड उतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसा भी केस हो सकता है। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब सेक्शन नहीं गिवन होगा तो वो आपसे ये अज्यूम नहीं करेगा कि आप जो है वो लाइव लोड दे दिया और कहे सेल्फ लोड कैलकुलेट करिए, लेकिन कभी कभी ऐसा भी करता है कि वो ऐसे केसेस में भी आपको लाइव लोड दे देगा, तब तो फंस जाएंगे क्योंकि सेक्शन ही नहीं गिवन है, डेड लोड करेंगे कहां से कैलकुलेट। ठीक है, तो पहले आप एक डायमेंशन मान लीजिए, वहां से डेड लोड कैलकुलेट कर लीजिए और उसके बाद फिर एग्जैक्टली डायमेंशन फाइंड करिए और देखिए कि वो डायमेंशन जो आपने मानी हुई थी डेड लोड कैलकुलेट करने के लिए वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हम तो डिजाइन करेंगे तो सेफ ही रहना चाहेंगे ना, तो हम ज्यादा लोड के लिए डिजाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सेक्शन छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने डिजाइन तो ज्यादा ही लोड के लिए किया हुआ। मेरी बात आप समझ भी पा रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं सर। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन में ये सबसे परफेक्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर उसने आपको इंक्लूसिव ऑफ इट्स सेल्फ वेट दे दिया। अब आप डायरेक्ट मूवमेंट फाइंड कर सकते हैं क्या? यस और सर। स्पैन भी दिया हुआ, स्पैन दिया हुआ है, डिजाइन द बीम का क्वेश्चन है। तो ये देखिए आपके पास W जो दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? W 25 किलोन्यूटन पर मीटर, ये कौन सा वाला W है? मतलब फैक्टर्ड है या वर्किंग है? वर्किंग है। वर्किंग है। इसका मतलब आपको फैक्टर्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फैक्टर्ड लोड पता करना पड़ेगा। कर लेंगे? यस सर। मोमेंट आ जाएगा, मोमेंट हो गया, बोलिए। यस सर, हो जाएगा सर। ऐसे सेक्शन को कैसा सेक्शन डिजाइन करते हैं? बैलेंस करना चाहेंगे। बैलेंस। तो लिमिटिंग सेक्शन डिजाइन करेंगे और लिमिटिंग सेक्शन के लिए तो आपको R फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि जब डेप्थ रिक्वायर्ड आपको चाहिए होगा तो उसमें क्या फॉर्मूला रखेंगे? MU/RB या QB जो भी आप लिखते थे, तो वहां से आपको R फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, करना पड़ेगा। और R कितना होता है इस केस में? 0.36 FCK J into K। तो यहाँ वैल्यू पुट करते जाइए। K की वैल्यू आपके केस में कितनी होगी? Fe415 0.48। यहाँ से आ जाएगा R = 4.1389। ये R समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा, इफेक्टिव डेप्थ चाहिए तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
बी को एज्यूम करना होगा सर। बी को एज्यूम करना पड़ेगा, मैं कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, 250, 300, 350, इसी रेंज में आप एज्यूम कर लोगे। कर लिया तो बी एज्यूम कर लिया 250, आप 300 भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है, वो आपकी डेप्थ कम आ जाएगी। तो ये अगर मैंने कोई भी विड्थ एज्यूम की तो यहाँ से निकल आएगा डेप्थ रिक्वायर्ड। यस सर। और अगर डेप्थ रिक्वायर्ड निकल आएगी तो 539 आई है, लेट अस सपोज ये 540 हो गया, तो ओवरऑल डेप्थ कितनी हो जाएगी? इसमें कवर ऐड करना पड़ेगा। यस सर, कवर ऐड करना होगा। तो मैंने इफेक्टिव कवर कंसीडर किया हुआ है 40 mm, क्या ये गलत है? नहीं सर, मिनिमम है 25, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। मिनिमम है 25, वो भी नॉमिनल, मतलब इफेक्टिव तो इसमें डाया और बार ऐड करना पड़ेगा। हम ज्यादा से ज्यादा कितनी डाया की बार इस्तेमाल करेंगे? 25 mm की करेंगे, तो अगर 25 में 12.5 ऐड भी करोगे तो कितना हो जाएगा? 37.5। तो क्या ये जो इफेक्टिव कवर मैंने कंसीडर किया ये सेफेस्ट है? यस सर। यस सर, सेफ है। सेफ है ना? तो उसके बाद ओवरऑल डेप्थ इसकी आ जाएगी। तो सेक्शन जो प्रोवाइड किया वो कितना हो गया? 250 बाई 580। आपका सेक्शन 300 बाई 500 व्हाटएवर जो भी आएगी डेप्थ, ये भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कर लेंगे? यस सर, हो जाएगा। बताइए। यस सर, हो जाएगा। हाँ सर, हो जाएगा सर। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड मुझे बता दीजिए। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? इसमें तो हमें डायमेंशन पता चल गई, अब क्या बचा है? एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड बचा हुआ है। तो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है? mu अपॉन 0.87 FYJD, और J की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस 0.42 K, और यहाँ से K की वैल्यू रखेंगे तो J आ जाएगा। तो J D, और D क्या है? इफेक्टिव डेप्थ, तो 540 है, तो 540 और ये सब वैल्यूज जैसे ही आप पुट करेंगे तो AST रिक्वायर्ड आ जाएगा। आ गया? यस सर। है ना? पिछले क्वेश्चन में मैंने चेक नहीं किया है एरिया ऑफ स्टील, इसमें चेक करके देख लेते हैं। तो चेक फॉर रीइंफोर्समेंट की अगर बात करें तो AST मिनिमम का फॉर्मूला कितना है? 0.85 BD अपॉन FY। तो ये AST मिनिमम कितना आया है? 276 mm, और हमारा कितना आ रहा है? कितना आ रहा है एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड? 1927.2। इसका मतलब मिनिमम में तो ये सेफ है। यस सर। अभी मैक्सिमम और फाइंड करते हैं। मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील क्या होगा? उसी IS कोड से कितना आ गया? 0.04 BD, और 0.04 BD का मतलब 04 B की वैल्यू 250 आई है, और D की वैल्यू कितनी है? 580। ये ओवरऑल वाली होगी। हाँ सर, ओवरऑल वाली। मैक्सिमम आ गया। यस सर। तो AST रिक्वायर्ड हमारा है 1927। तो पहले ये बताइए, हमें रिक्वायर्ड से मतलब है या प्रोवाइडेड से मतलब है? हम तो प्रोवाइडेड से कंपेयर करेंगे, बोलिए। हाँ सर, प्रोवाइडेड से कंपेयर करेंगे। प्रोवाइडेड से कंपेयर करेंगे, और हमारा एरिया ऑफ स्टील मोर देन 1500 mm स्क्वायर है, तो कितना डाया सही रहेगा? मतलब अगर कैलकुलेट करना चाहे 25 से 25 से है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 3.92 बार्स आएंगे यहाँ पर, और हम 3.92 बार्स की जगह कितनी बार इस्तेमाल करेंगे? 4 बार। है ना? ये डाउट नहीं रहना है कि 3.1 बार आएंगे तो सर कितनी इस्तेमाल करेंगे। 3.1 भी आएगा तो भी 4 ही बार इस्तेमाल करेंगे, हमेशा इससे ज्यादा, है ना? यस सर। तो अब बताइए प्रोवाइडेड एरिया ऑफ स्टील कितना आ जाएगा? 425 mm स्क्वायर की कर रखी है, तो 1963 mm स्क्वायर एरिया आपके पास आया है। क्या ये एरिया जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं क्या मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए? यस सर। या है या नहीं है? मिनिमम से ज्यादा है या नहीं है? है सर। है सर। और मैक्सिमम से कम है कि नहीं है? यस सर, मैक्सिमम से कम है। तो इसका मतलब ये चेक ठीक है? हाँ सर, रेंज में मतलब सही है ना? तो अगर चेक परफॉर्म करना होगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैंडेटरी चेक है, नहीं, ये कोई मैंडेटरी चेक नहीं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी स्लैब वगैरह क्वेश्चन इतने लेंथी होते हैं कि टाइम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी अगर टाइम किसी तरीके से बच रहा है तो फिर पेपर इजी आ गया तो फिर परफॉर्म करिए, अच्छा लगता है, ठीक है? बाकी डायमेंशन समझ में आ रही है? ये डायग्राम आपके ऊपर है, आप बना सकते हो, ठीक है? ठीक है? हाँ ठीक है। यस सर, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए, तो डिजाइन समझ में आया क्या? कैसे डिजाइन करते हैं?
सिंगली रीइंफोर्स बीम में कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, अभी तक तो नहीं हुआ दिक्कत। नहीं ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अभी एक और क्वेश्चन आगे करते हैं। एक क्वेश्चन है कि डिजाइन अ रीइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम for a simply supported span of 9 meters subjected to a load of 36 kilonewton per meter, but it is a live load. Use M30 concrete and Fe415 steel. Keep B by D is equals to 0.4. ये इस टाइप के न्यूमेरिकल में टफेस्ट न्यूमेरिकल। प्रॉब्लम ये है कि ये वो न्यूमेरिकल है जिसमें सेक्शन गिवन नहीं है, और इसमें इसको टोटल लोड देना चाहिए था या मोमेंट डायरेक्ट दे देता। मुझे कुछ नहीं देके ये क्या दे रहा है? लाइव लोड दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मुझे तो टोटल लोड चाहिए होगा, डेड लोड निकालना, डेड लोड फाइंड करना पड़ेगा, और सेक्शन गिवन है नहीं। प्रॉब्लम ये है ना। तो ये एज्यूम करेंगे। हाँ, अज्यूम करेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं इसको समझिए एक बार। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने ओवरऑल डेप्थ अज्यूम कर ली। लोड क्योंकि ज्यादा है, ठीक है, तो मैंने ओवरऑल डेप्थ अपने आप से अज्यूम की, ठीक है, 900 mm, और इफेक्टिव कवर कंसीडर किया 50 mm। तो इफेक्टिव डेप्थ कितनी आ जाएगी? 850। ठीक है। अब ये प्रैक्टिस से आता है कि भाई हमें कितने लोड पर कितनी डायमेंशंस आएंगी। लगभग लगभग जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो लोडिंग कंडीशंस के हिसाब से सेक्शन जो है बड़ा और छोटा होता है। लोड चूंकि यहाँ पर ज्यादा है तो अंडरस्टूड है कि 1000 mm के आसपास का एरिया डेप्थ जो है वो सुटेबल रहेगी। मैंने यहाँ 900 mm मानी हुई है। कोई बात नहीं, फेल भी कर सकता है। फेल करेगा तो हम दोबारा से रिपीट करेंगे इसी टॉपिक को, ठीक है। तो ये बताइए कि इतना जो अज्यूम किया है 900, 850 और बी के और डी के बीच में एक रिलेशन दे रखा है। क्या रिलेशन दिया है? बी बाई इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 0.4 दे रखा है। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी। हाँ सर, आ जाएगी। आ गई। अब मैंने डेड लोड कैलकुलेट कर लिया। कर सकता हूं क्या? यस सर। अगर डेड लोड आ गया और लाइव लोड दिया हुआ है तो टोटल लोड आ जाएगा, और अगर टोटल लोड आ जाएगा तो फैक्टर्ड टोटल लोड डब्ल्यू भी आ जाएगा। हाँ सर, आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट पता कर सकते हैं WL²/8। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है सर। डेड लोड कैसे निकालें बता दीजिए। डेड लोड कैसे निकालें? डेड लोड कंक्रीट का यूनिट डेंसिटी पता है? यूनिट वेट पता है क्या कंक्रीट का? अरे मैडम कुछ तो बोलिए। पता है तो बोलिए, नहीं पता है तो बोलिए। अरे कहाँ गई? यस सर। कंचन, हाँ बोलिए ना। कंक्रीट का यूनिट डेंसिटी क्या है? यूनिट वेट क्या है? फिर चुप हो गई, नहीं पता। अरे भाई ये कौन सा तरीका है? मतलब मेरा सर वैसे नहीं पता, बता दीजिए। तो बोलिए ना, बोलिए। हाँ ये बात बोलिए, एक्सेप्ट तो करिए कि आपको नहीं पता है। फिर क्या दिक्कत है? ये बात अगर पहले बोल देती तो इतना सरदर्द होता। मेरा ऑलरेडी सरदर्द कर रहा है। तो कंक्रीट की जो यूनिट वेट होता है वो 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है अगर, और उसको डेड लोड अगर कैलकुलेट करना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई, जिसका यूनिट किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है, और मुझे किलोन्यूटन पर मीटर चाहिए क्योंकि मुझे तो लाइव लोड में ऐड करना है, और लाइव लोड का यूनिट है किलोन्यूटन पर मीटर। तो मुझे सेम यूनिट चाहिए कि नहीं चाहिए ऐड करने के लिए? तो इसका मतलब क्या है? मैं एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा। और एरिया कितना आया इस बीम का बताइए? इस बीम की बी डायमेंशन दे रखी है 340, तो ये तो हो जाएगा 0.34, और इस बीम की डेप्थ दे रखी है 900 मतलब 0.9। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास डेड लोड आ जाएगा। समझ में आया क्या? यस सर, समझ गए। आ गया? चलिए ठीक है। तो लाइव लोड और डेड लोड को ऐड कर दिया, फैक्टर्ड लोड निकाल लिया, मोमेंट निकाल लिया। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? सर
पूछना है थोड़ा सा। वहाँ पे डेप्थ एज्यूम किए है 900, तो कैसे ये पता चला कि 900 के लिए ये कवर 50 लेंगे, मतलब कैसे 50 पता लेंगे। हाँ देखिए, कवर के लिए तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी फंडा बताया है कि कवर जो है वो मिनिमम नॉमिनल कवर इन केस ऑफ बीम 25 mm होता है। बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm, फाउंडेशन के लिए 50 mm और स्लैब के लिए 20 mm। ये होते हैं एक्चुअल में। ठीक है, ये डेटा है, मैं एक दिन आपको नोट बनवा दूंगा, ये टेबल बनवा दूंगा। और ये सबसे मतलब माइल्ड कंडीशन में होता है, सबसे जो हल्की कंडीशन होती है उसके लिए होता है। तो एक बात बताइए कि 25 mm अगर नॉमिनल कवर है और सपोज करिए मैं 25 mm डाया की बात इस्तेमाल कर रहा हूं, तो मिनिमम मुझे कवर कितना इस्तेमाल करना चाहिए? 37 mm करना चाहिए, 37.5। यस सर। तो 37.5 से बड़ा कोई भी कवर मैंने इस्तेमाल कर लिया है। कितना कर लिया? 900 बहुत बड़ी डायमेंशन है, इसलिए 50 mm इस्तेमाल कर लिया है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास मोमेंट। और अगर इसमें क्या करना होता है, इसमें दूसरा मोमेंट पता करना होता है, कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए दूसरा मोमेंट कौन सा आएगा? आर पता करिए पहले, और आर पता कर लिया तो 0.36 FC के J इंटू के 0.36 वाला कौन सा सेक्शन है? ये वाला सेक्शन है आपका जब आपको सेक्शन गिवन नहीं होता है, और उस केस में आप कौन सा वाला डिजाइन करते हैं? बैलेंस वाला। यस सर, बैलेंस। हाँ, अगर बैलेंस वाला डिजाइन करेंगे तो उसके लिए मुझे आर फाइंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। तो ये आर के लिए फॉर्मूला तो वही है, 0.36 FC के J इंटू के। बोलिए यहाँ कोई दिक्कत है कि आर की वैल्यू में? नहीं सर। आर आ गया। अभी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? MU इज इक्वल टू MU लिमिटिंग, और MU लिमिटिंग किसके बराबर होता है? आर BD स्क्वायर। मैं यहाँ पर अंडर रूट MU बाई RB फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? बोलिए। कर सकते हैं सर। नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर B, जब हम वहां वो वाला फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब B अज्यूम करते हैं, B की वैल्यू पता होती है। क्या B की वैल्यू पता है? B की वैल्यू तो हम लोगों को 0.4D दे रखा है। हम लोगों को B की वैल्यू क्या रिलेशन दे रखा है B और D में? 0.4D। अब कोई कहेगा सर B तो आपको पता है, यहाँ तो हमने 340 mm कैलकुलेट की हुई है, आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं पता है? कोई मेरी बात का जवाब दे पाएगा क्या यहाँ पर? नहीं सर, क्योंकि डी को एज्यूम किया हम लोग सर। हाँ, हमने यहाँ पर इस सब का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डेड लोड फाइंड करने के लिए किया है। इतनी बात समझिए, इसके आगे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, तो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको फाइंड कर रहे हैं और उसी को हमारी एग्जैक्ट वैल्यू मानेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, इनको सिर्फ अज्यूम किया हुआ है। तो इसलिए जो है यहाँ से आप जो है डेप्थ की वैल्यू फाइंड करेंगे। और डेप्थ की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? देखिए यहाँ पर RBD स्क्वायर होता है, यहीं से डी डेप्थ निकल के आता है अंडर रूट MU बाई RB। लेकिन चूंकि यहाँ B दिया हुआ नहीं है तो B की वैल्यू है 0.4D, तो यहाँ B की क्यूब हो गई। और जब D का क्यूब हो जाएगा तो ये फॉर्मूला बदल जाएगा, MU अपॉन 0.4 R की वैल्यू जो भी आपके B की वैल्यू जो रिलेशन दिया हुआ था R और उसकी पावर 1/3। ये फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। ठीक है, यहाँ से MU आपको पता है, MU कौन सा वाला है? देखिए आपने फाइंड किया होता 662.93 और 0.4 R की वैल्यू आपने फाइंड कर ली है 4.1389। तो यहाँ से डेप्थ निकल गई 337 mm। ये ठीक है? हमने जो डेप्थ अज्यूम की थी वो कितनी अज्यूम की थी? 900। नहीं, इफेक्टिव डेप्थ से कंपेयर करिए ना। 850। तो क्या ये एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं है? ये बात मुझे बताइए। यस सर, करने लायक है। इसलिए करने लायक है क्योंकि जो लोड आप डिजाइन किए हो वो ज्यादा के लिए कर दिए। अगर ये वाली डेप्थ कंसीडर करते तो डेड लोड कम आता कि नहीं आता? हाँ सर, कम आता। यस सर। जो आप अज्यूम किए हुए हो, ये वाली डेप्थ अगर अज्यूम करते तो
रेस्पेक्ट में जो जब आपने 850 के लिए आपने डेड लोड कैलकुलेट कर लिया, और इस डेप्थ के लिए ये यहाँ से कुछ कैपिटल डेप्थ भी आएगी, ठीक है, ओवरऑल डेप्थ, तो ये वाली ओवरऑल डेप्थ कम होगी कि नहीं होगी इस केस में? हाँ सर कम होगी। और अगर ये कम होगी तो क्या डेड लोड कम आएगा कि नहीं आएगा? सर कम आएगा। हमने ज्यादा डेड लोड के लिए डिजाइन कर दी, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, सेफ में ज्यादा डेड लोड के लिए डिजाइन करना मतलब ज्यादा सेफ है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। जो कंसीडर किया था वो ज्यादा कंसीडर किया था, इसीलिए बड़ा चढ़ा के डायमेंशन अज्यूम कर ली थी, ठीक है। अभी 737 आया है, लेट अस कंसीडर इट इज 750 mm, ठीक है। तो 750 mm अगर इसको कंसीडर किया हुआ है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.4 d हो जाएगी कि नहीं? यस सर। तो ये यहां से आ जाएगी 300 mm, ठीक है। इफेक्टिव कवर आपने उतना ही 50 mm ही रखा, तो क्या ओवरऑल डेप्थ आ जाएगी? यस सर। तो क्या अब ये हमारी एक्चुअल डायमेंशंस हैं या नहीं है? यस सर, एक्चुअल है। ये अब हमारी एक्चुअल डायमेंशंस हैं, और अगर एक्चुअल डायमेंशंस आ जाएंगी तो क्या एक्चुअल डेड लोड आप कैलकुलेट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं सर। वो तो एक रफ था, मुझे कुछ नहीं पता था तो मैंने अज्यूम कर लिया। लेकिन अभी जब मेरे पास एग्जैक्ट डायमेंशन आ गई है तो मैं अब डेड लोड जो कैलकुलेट करूंगा वो कौन सा वाला करूंगा? एग्जैक्ट डायमेंशन के रेस्पेक्ट में करूंगा। तो एग्जैक्ट डायमेंशन के रेस्पेक्ट में डेड लोड कितना होगा? 25 इंटू 0.3 इंटू 0.8। बोलिए, इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो ये हो गई 6 किलोन्यूटन पर मीटर। लाइव लोड है 36, टोटल लोड हो जाएगा 42, फैक्टर लोड हो जाएगा 63, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे और बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा 637.9 किलोमीटर मीटर, जो हमने अज्यूम किया था 662 उससे कम है। तो एरिया ऑफ स्टील किसके लिए कैलकुलेट करना सही रहेगा? हम इसके लिए कैलकुलेट करें या फिर इस वाले के लिए कैलकुलेट करें? कम वाले के लिए सर। कम वाले के लिए हम तो चाहेंगे कि हमारा सेक्शन इकोनॉमिकल हो, एक्चुअल के लिए डिजाइन करेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील आप यहां से फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्टील चूंकि बैलेंस सेक्शन है तो फॉर्मूला होता है BMU अपॉन 0.87 FIJD। तो यहां से आप फॉर्मूला में वैल्यू सारी रख दीजिए, एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा। ठीक, बताइए। यस सर, आ जाएगा। यस सर। अब कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। ठीक है। अब अगर इस एरिया ऑफ स्टील मैंने बता दिया तो आप नंबर ऑफ बार्स और मतलब टोटल जो भी मिनिमम मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टील से कंपैरिजन या चेक वो सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। हाँ, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो सब कुछ करेंगे अपने, है ना। अभी टाइम है आपके पास, अभी क्वेश्चन पेपर में नहीं जा रहे हैं, तो अभी जो है वो आप जो है सब चीजें फाइंड करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये तो हो गया फाइनली LSM खत्म। लिमिट स्टेट मेथड से सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम कैसे डिजाइन की जाती है, उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसे फाइंड की जाती है, ये सब हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ तक हमारा सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम की डिजाइन कंप्लीट हो गई। अभी हम लोग डबली रीइंफोर्स्ड बीम पे जाएंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में। लेकिन उससे पहले जो है एक चीज देख लेते हैं कि एक मैंने आपको बोला था कि LSM से जो सेक्शन मिलते हैं वो थिन सेक्शन मिलते हैं, ये बात मैंने बोली थी। हाँ सर। यस सर। और ये बात मैंने बोली भी थी कि ये वाला पॉइंट जो है वो मैं जब फाइनल खत्म कर रहा हूंगा LSM के से सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम तब कंपेयर करके दिखा दूंगा। सेम अगर क्वेश्चन से एक ही क्वेश्चन को अगर दोनों सेक्शन से दोनों तरीके से डिजाइन करें और अगर हमें वहां से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन बड़ा मिल रहा है, कौन सा सेक्शन छोटा मिल रहा है। जो सेक्शन छोटा होगा वो थिन सेक्शन होगा या नहीं? हाँ सर। यस सर, होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इसी क्वेश्चन को जो है वो लेट अस सपोज कि हम WSM से भी डिजाइन करते हैं, तो WSM से भी डिजाइन करते हैं, प्रोसेस तो वही रहेगा। क्योंकि इस केस में लाइव लोड दे रखा है तो हमने क्या किया, यहाँ पर भी वही डायमेंशंस अज्यूम कर ली। और अगर वही डायमेंशंस अज्यूम की तो ये डायमेंशंस और टोटल लोड वही दिया हुआ है, आ गया। यस सर। लेकिन यहाँ पर क्या फैक्टर्ड करते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर फैक्टर्ड नहीं करते, बस सीधे जो है बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। और यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो 1.5 टाइम्स, मतलब वहां जो आया था वो इससे 1.5 मल्टीप्लाइड होगा, यानी ज्यादा होगा। यहाँ नहीं होगा, है ना, 1.5 का यहाँ कोई केस नहीं होता है। तो अब एक बात बताइए कि ये तो निकल आया, R यहाँ पर भी फाइंड कर सकते हैं क्या?
हाँ यस सर। प्रोसेस तो वही होगी, प्रोसेस वही है ना, वही केस है, वही डायमेंशन हमने अज्यूम की हुई है। तो यहाँ से हाफ सिग्मा सीबी से जे इनटू के आया है, के की वैल्यू ये होती है और जे की वैल्यू 1 माइनस के बाई 3 होती है। तो यहाँ से आर की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पर आर की वैल्यू आई है 1.3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। एनी डाउट? नो डाउट सर। नो सर। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट यहाँ से निकल आएगा, किसके बराबर होगा? एमआर बैलेंस के बराबर होगा। और एमआर बैलेंस को क्या लिखते हैं? आरबीडी स्क्वायर। आरबीडी स्क्वायर जैसे ही लिखेंगे और बी की जगह 0.4 डी रखेंगे तो यहाँ से डी डायमेंशन आ जाएगी क्यूब रूट में। ठीक है, तो यहाँ से डी आ गई 947.23 mm आ गई। बोलिए। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ? हमने अज्यूम तो कर रखी थी डायमेंशन कितनी? 850 भाई। हाँ स्मॉल डी 850 थी सर। 850 और निकल के कितनी आ गई? 1000। इसका मतलब गड़बड़ हो गया, सेल्फ वेट हमने कम कंसीडर किया हुआ था, ये तो फेल कर जाएगा। बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। तो क्या करना पड़ेगा? दूसरा ट्रायल करना पड़ेगा। दूसरा ट्रायल मतलब अब मुझे डायमेंशन और बढ़ानी है, क्योंकि उस डायमेंशन से तो काम चल नहीं रहा। बोलिए। यस सर। तो मैंने इस बार डी जो है 1000 mm कंसीडर की, और 1000 mm अगर डी कंसीडर करें तो ओवरऑल डेप्थ 1050 हो जाएगी। यस सर। और बी बाई डी का रेशियो है 0.4, तो यहाँ से बी की वैल्यू 400 mm आ जाएगी। यस सर। कैलकुलेट करिए सेल्फ वेट, तो मैंने सेल्फ वेट कैलकुलेट कर लिया उसी फॉर्मूले से। ये हो गया 1.05 और ये हो जाएगा 0.4, तो ये 0.4 1.05 into 25, तो यहाँ से 10.5 आ गया। लाइव लोड 36 आपको दे रखा है, टोटल लोड आ जाएगा, और टोटल लोड आ जाएगा तो आप अगेन मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। हो जाएगा ये मोमेंट। यस सर। तो यहाँ से आप डेप्थ कैलकुलेट कर लोगे। क्या है ये? वही तो फॉर्मूला है, ये वही तो फॉर्मूला है। देखिए यही वाला फॉर्मूला है, क्यूब रूट है, बस खाली क्यूब रूट लिखा हुआ है, यहाँ पावर 1/3 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्यूब रूट लिखा हुआ है। बोलिए। हाँ सर कर लेंगे इतना। तो ये डायमेंशन ये आई है 966 mm। इसका मतलब क्या हुआ? जो अब जो ट्रायल से मैंने डेप्थ मानी थी वो सही है। क्या समझ में आया? सर अब सही। यस सर। तो अभी मैंने अब जो है 966 ही आई है, लेकिन मैंने जो कंसीडर की थी मैंने उसी को अडॉप्ट कर लिया, मतलब सेफ है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं है। तो D is equals to 1000 mm, D is equals to 1050 और B is equals to 400 mm। ये है ना। अभी ये भी कर सकते थे कि इसको जो है 975 अज्यूम कर लेते, और 975 अज्यूम करने पर ओवरऑल डेप्थ 1025 हो जाती और फिर से मोमेंट कैलकुलेट करते। तो अब ऑलरेडी एक ट्रायल हो चुका है, तो मैं अपनी कन्वीनियंसी के लिए जो है जो मैंने डायमेंशंस मानी थी उन्हीं को सही मान लिया, क्योंकि ये जो डायमेंशन आई है वो उससे तो उसी के आसपास है, तो इसलिए मैंने उसी को सही मान लिया है। और अब जो है उसके हिसाब से एरिया ऑफ स्टील फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ स्टील फाइंड करने के लिए आपको वही फॉर्मूला है सिग्मा एसटी जेडी, और यहाँ से एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा आपके पास। बोलिए। आ गया? यस सर आ गया। तो दोनों क्वेश्चन एक क्वेश्चन को हमने दोनों मेथड से करके देख लिया। जो डायमेंशंस आई है वो ये आई है, इसके लिए बी आई है 300 और इसके लिए आई है 400 WSM में, और इसके लिए 800 आई है, इसके लिए 1050 आई है। कौन सा सेक्शन थिन है? LSM वाला। तो वो जो पॉइंट हम लोग WSM LSM में कंपेयर कर रहे थे कि LSM गिव्स थिनर सेक्शन एज कंपेयर टू WSM, तो वो यहाँ जस्टिफाइड हो जाता है। ठीक है? ठीक है सर, है ना। एरिया ऑफ स्टील थोड़ा ज्यादा आता है LSM में, है ना। हाँ सर। बट स्टिल यही इकोनॉमिकल भी होता है। इतना ज्यादा एरिया ऑफ स्टील नहीं है जितना ज्यादा डायमेंशन में फर्क हो जा रहा है। डायमेंशन अगर इसका देखें तो एरिया कितना हो रहा है, देखिए 400 बाई 1050, लगभग कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 400, है ना। हाँ बहुत ज्यादा हो जाएगा। और यहाँ कितना है? 800 इंटू 300, ये कितना हो जाएगा? 24 इंटू 4, मतलब 10⁴, है ना। उधर 40 से भी ज्यादा और इधर 24। तो इसलिए जो है वो ये जो है इतना छोटा है कि ये अगर इस एरिया ऑफ स्टील आप इतना बढ़ाते भी हो, ओवरऑल इकोनॉमी इसी की रहती है ना। तो इसलिए इसको थिनर सेक्शन बोलते हैं, इकोनॉमिकल सेक्शंस भी बोलते हैं, और ये थिक सेक्शंस होते हैं, थोड़ा सा इकोनॉमी ज्यादा होती है इनकी। ठीक है, बताइए। ठीक है सर। यस सर। खत्म करेंगे आप? यस सर हो गया। ठीक है। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए हैं, जैसे कि मैंने वैरायटी कुछ बीच में डिस्कस की है,
तो ऐसी वैरायटी के क्वेश्चंस आप कोशिश करिए किताबों में ढूंढने की और तब डिजाइन करिए, ठीक है। अगर आपको मिलते हैं, वैसे मैंने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि वो अगर लोड दे दे कि मोमेंट डायरेक्ट दे दे, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मैंने मायने नहीं रखती। अगर आपको पता है कि मुझे मेरा काम क्या है, मेरा अल्टीमेटली लेना देना मोमेंट से है, तो अगर मुझे लोड दे रखा है तो मुझे मोमेंट में कैसे कन्वर्ट करना है ये मुझे आता है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्या सरकार समझ में आ रहा है क्या? यस सर, समझ रहे हैं।